आपका आइडियल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि चैप्टर आपका चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, उसके आगे का टॉपिक हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। कल जो क्वेश्चन हुए थे उसके आगे का टॉपिक है, कुछ आपके नोट पॉइंट हैं वो आपके एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं और वो पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट है जो प्रकाश की तीव्रता यानी कि तीव्रता, तरंगदैर्घ्य और चाल, ये माध्यम पर डिपेंड करती है। यानी कि यदि कोई मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये प्रकाश की तीव्रता भी चेंज हो जाएगी और तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाएगी और उसकी चाल भी चेंज हो जाएगी। यानी कि ये माध्यम पर निर्भर करते हैं। यानी कि यदि माध्यम चेंज हो जाएगा, माध्यम चेंजेबल है, मीडियम चेंजेबल है, तो आपकी ये जो प्रकाश की तीव्रता है और तरंगदैर्घ्य है और ये चाल है, ये तीनों चीज़ चेंज हो जाएगी। बट जो प्रकाश की आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये हमारी चेंज नहीं होती है। कोई भी मीडियम आ जाए, सपोज दैट मीडियम के तौर पर मान लेते हैं वायु आ गई, जल आ गया और कोई लिक्विड आ गया, यानी कि कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, कागज़ ले सकते हैं, मोम ले सकते हैं, ये माध्यम का कार्य करेंगे। और यदि माध्यम कोई आ रहा है, यदि कोई लाइट रे मान लेते हैं कि ये लाइट रे इंसिडेंट हो गई, आपतित हो गई, और ये लाइट रे मान लेते हैं यहाँ पर जल भरा है, तो जल भरा है तो इस लाइट रे की जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी चेंज नहीं होगी, बट इसकी जो चाल होगी वो भी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि जब स्टार्टिंग पीरियड में हमारी प्रकाश की किरण है वो वायु से जल में जा रही है, और वायु हमारा होता है विरल माध्यम और जल हमारा होता है सघन माध्यम। तो यानी कि विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो जो प्रकाश की चाल होगी वो कम हो जाएगी। इसका मीन्स ये है कि प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी। अब जो तरंगदैर्घ्य होती है वो भी चेंज हो जाएगी और इसके बाद तीव्रता भी चेंज हो जाएगी। प्रकाश की तीव्रता से यहाँ पर मतलब होता है प्रकाश की चमक, ब्राइटनेस। यानी कि जब स्टार्टिंग पीरियड में वायु में होगी यानी कि विरल माध्यम में होगी तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, और जब जल में जाएगी तो उसकी प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, यानी कि पहले से कम हो जाएगी। यानी कि प्रकाश की तीव्रता जब प्रकाश वायु से जल में जाएगा तो चेंज हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाएगी और चाल भी चेंज हो जाएगी। बट इन तीनों प्रोसेस पर प्रकाश किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम में जाए, यानी कि सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, तो उसकी आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपके पेपर के लिए दोनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट आपका जो है प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य माध्यम पर निर्भर करते हैं। यानी कि माध्यम चेंज हो जाएगा तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तीनों चेंज हो जाएंगे। लेकिन माध्यम का प्रभाव प्रकाश की आवृत्ति पर नहीं पड़ता है, अर्थात प्रकाश की आवृत्ति किसी भी माध्यम पर प्रकाश जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉइंट होते हैं, यानी कि कोई लाइट रे जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ विचलन होता है। जो उसमें विचलन होगा यानी कि उत्पन्न विचलन, वो क्या होगा? तो जब कोई लाइट रे यानी कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाती है, प्रकाश का उत्पन्न विचलन यानी कि डेविएशन एंगल, जो उत्पन्न विचलन होता है वो हमारा होता है डेल्टा बराबर I माइनस का R। I हमारा यहाँ पर होता है इंसिडेंट एंगल
इंसिडेंट एंगल और आर हमारा होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। आर हमारा होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यानी कि जो हमारा विचलन होता है वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसी में आता है पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब कोई लाइट रे किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम में जाती है तो उसका कहीं ना कहीं विस्थापन होता है, और वही विस्थापन जो होता है वही कहलाता है पार्श्विक विस्थापन। इसको देखो हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं, जैसा कि जब फिगर बताएंगे फिगर में आपको आसानी रहेगी। तो जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं मीडियम के तौर पर एक ग्लास स्लैब है, ये हमारी कोई एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब यानी कि कांच की पट्टी, और इस ग्लास स्लैब की हम मोटाई ले लेते हैं स्मॉल टी। अब इस ग्लास स्लैब पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो ये आपतित हो गई। अब जब आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब ड्रा करते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब देखो जो पहला माध्यम है वो तो हमारा वायु है, और वायु कैसा माध्यम है, रेयरर मीडियम है, यानी कि जो रेयरर मीडियम विरल माध्यम। अब जो प्रकाश की किरण है वो विरल से सघन में जाएगी, क्योंकि जो ग्लास सीट है यानी ये ग्लास स्लैब है वो हमारी सघन माध्यम का कार्य करेगा। तो यानी कि जो प्रकाश की किरण होगी वो रेयरर टू डेंसर जा रही है, यानी कि विरल से सघन में जा रही है। तो हमने आपको बताया था जो नियम होते हैं उस नियम के अकॉर्डिंग ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि जो लाइट रे जा रही है वो हमारी जा रही है रेयरर टू डेंसर। तो इस वजह से जो हमारी अपवर्तित किरण होगी वो हमारी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आपतन बिंदु प्राप्त हुआ, अब यहाँ पर अभिलंब ड्रा करेंगे ऐसे। अब क्या होगा, अब ये सघन माध्यम है हमारी ग्लास स्लैब, अब सघन से विरल में जा रही है, यानी कि अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो लाइट रे है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पीछे बढ़ाएंगे ऐसे करके, और क्या करेंगे, ये जो लाइट यहाँ से आपतन बिंदु है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ले तो अब क्या होगा, ये जो आपतित किरण है और ये जो हमारी निर्गत किरण है, तो हम जो पार्श्विक विस्थापन की डेफिनेशन बनाएंगे, पार्श्विक विस्थापन यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो हम बनाएंगे, बोलेंगे आपतित किरण तथा निर्गत किरण, इसे बोलेंगे आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच डाले गए लंब को, ये इसको मान लेते हैं स्मॉल टी, यही कहलाता है हमारा पार्श्विक विस्थापन। तो हम ये बोलेंगे आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच डाले गए लंब की लंबाई को, ऐसा भी कह सकते हैं, डाले गए लंब की लंबाई को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब देखो ये हमारी आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रे, और ये हमारी हो गई निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। तो वही तो मैंने बताया आपको कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच डाले गए लंब की लंबाई को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन है तो एक टाइप से लेंथ है, दूरी है, यानी कि हम मान लेते हैं कि इसका जो डिनोट करेंगे इसको डी से डिनोट कर देंगे, और जो इसका यूनिट होगा वो यूनिट हमारा मीटर हो जाएगा,
और जो इसका डायमेंशन होगा वो डायमेंशन हमारा एल हो जाएगा, एल डायमेंशन हो जाएगा। तो हमने आपको जो पार्श्विक विस्थापन बताया, क्या बताया, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच डाले गए लंब की लंबाई को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब जो हमारा पार्श्विक विस्थापन होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है, और हमने यहाँ पर जो मीडियम माना है वो ग्लास स्लैब मानी है। तो यानी कि जो पार्श्विक विस्थापन होता है स्मॉल डी वो डिपेंड करता है स्लैब की मोटाई पर। जो हमारा टी है वो बोलेंगे हम लोग कांच की पट्टी की मोटाई, कांच की पट्टी की मोटाई, यानी कि जो पार्श्विक विस्थापन है वो ग्लास शीट पर डिपेंड करता है। अब क्या होगा, जो हमारा ग्लास शीट है यानी कि पार्श्विक विस्थापन है वो डिपेंड करता है हमारा I माइनस आर पर, आपतन कोण और अपवर्तन कोण पर भी डिपेंड करता है। और जो पार्श्विक विस्थापन होता है वो हमारा होता है D बराबर स्मॉल टी साइन I माइनस का R अपान कॉस R। ये हमारा फार्मूला होता है पार्श्विक विस्थापन ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर हमारा जो जहाँ T हमारी है ग्लास शीट की मोटाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कांच की पट्टी की मोटाई, कांच की पट्टी की मोटाई। इसके बाद I हमारा होता है आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, और R हमारा होता है अपवर्तन कोण रेफ्रैक्टेड एंगल। ये हमारा हो गया पार्श्विक विस्थापन। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट आते हैं। मान लेते हैं कि कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, वो लाइट रे अभिलंबवत आपतित हो रही है। हम ये बोलेंगे जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में है और उसका जो प्रेक्षण किया जा रहा है वो विरल माध्यम से किया जा रहा है, और वो कैसे किया जा रहा है, वो अभिलंबवत किया जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं ये कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर पर हमारा जल भरा हुआ है, वाटर, ये हमारा जल है, और ये जल को मानते हैं हम लोग डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब क्या होगा, जब ये जल है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं ए, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब लाइट रे इंसिडेंट होगी इस टाइप से तो ये अभिलंब यहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा। जब अभिलंब ड्रॉप करेंगे तो ये इधर की ओर आएगी, अभिलंब से दूर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अब जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर अभिलंब ड्रॉप करेंगे तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसा कुछ केस बनेगा। तो हम ये बोलेंगे कि जब कोई आपतित किरण, या कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में स्थित है या सघन माध्यम में जा रही है और उसका प्रेक्षण विरल माध्यम से किया जा रहा है, तो उस स्थिति पर हम लोग जो हमारा एंगल I होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा, और जो एंगल R होगा वो भी हमारा 0 डिग्री होगा। इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं अभिलंबवत, यदि यही केस किया जाए इस टाइप से, अभिलंबवत का मीन्स होता है 90 डिग्री एंगल पर, ये टोटल हमारा 90 डिग्री बने। तो इस स्थिति पर जो हमारा एंगल I होगा यानी कि आपतन कोण होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा, और अपवर्तन कोण होगा वो भी हमारा 0 डिग्री होगा। तो इस स्थिति पर क्या होता है, जो हमारी वस्तु की लंबाई होती है, जो हमारी वस्तु की लंबाई होती है वो आभासी लंबाई और वास्तविक लंबाई, ये दोनों लंबाइयाँ आपस में सेम हो जाती हैं, यानी कि इक्वल हो जाती हैं। वास्तविक लंबाई यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग लेंथ, एपरेंट लेंथ, इसको बोलेंगे हम लोग रियल लेंथ। इस स्थिति पर यानी कि जब कोई वस्तु है या जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो
और उसका प्रेक्षण हम लोग विरल माध्यम से कर रहे हों, और वो भी कैसा कर रहे हों, अभिलंबवत कर रहे हो 90 डिग्री एंगल पर, तो क्या होगा, उस स्थिति पर जो वस्तु की आभासी लंबाई होगी और वस्तु की जो वास्तविक लंबाई होगी वो दोनों लंबाइयाँ आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी कि एपरेंट लेंथ और रियल लेंथ वो इस स्थिति पर सेम हो जाएंगी। अब देखो 3 स्थितियां हमारे पर बनेंगी। पहली स्थिति तो ये हो गई। अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, हम बोलेंगे कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में जा रही है और उसका जो प्रेक्षण हम लोग करते रहेंगे वो विरल से करेंगे। अब यहाँ पर वर्ड अभिलंबवत नहीं आएगा। जब वर्ड अभिलंबवत आपतित हो तो हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे। तो हम जो नोट पॉइंट अब ये वाला आएगा तो उसमें क्या होगा, जब कोई लाइट रे होगी यानी कि प्रकाश की किरण वो सघन में जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी और उसका जो प्रेक्षण होगा, प्रेक्षण जो उसका किया जाएगा वो विरल माध्यम से किया जाएगा। जब विरल माध्यम से किया जाएगा तो उस स्थिति पर उसका जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक, जो उस स्थिति पर उसका अपवर्तनांक होता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, वो होता है हमारा वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई, आभासी गहराई। तो यानी कि क्या होगा, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग dr यानी कि रियल डेप्थ, और इसको मान लेते हैं एपरेंट डेप्थ dA। r और a दोनों सफिक्स पर रहेंगे और ये कंडीशन पर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो इस स्थिति पर जो हमारा dr होता है वो ग्रेटर हो जाता है dA से, और dr क्या है, हमारी वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई हमारी होती है dr, और जो हमारी एपरेंट होती है यानी कि आभासी गहराई होती है, आभासी गहराई। तो इस स्थिति पर हमारा जो वास्तविक गहराई होगी वो आभासी गहराई से बड़ी होगी। कौन सा केस है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जा रही हो और उसका प्रेक्षण हम लोग विरल माध्यम से कर रहे हों, तो इस स्थिति पर जो उसका अपवर्तनांक होगा वो वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई, तो उसका जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो dr अपान dA और ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्या होगा, आभासी गहराई वास्तविक गहराई से बड़ी होगी। अब इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट, हम उस स्थिति पर क्या करेंगे कि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही है और उसका प्रेक्षण हम लोग सघन माध्यम से कर रहे हैं। क्या करेंगे अगली स्थिति पे कि जब कोई प्रकाश की किरण है, प्रकाश की जो किरण है वो हमारी विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है और उसका जो प्रेक्षण हम लोग करेंगे वो करेंगे सघन माध्यम से। अब इस स्थिति पर जो उसका अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक यानी कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, इस स्थिति पर जो उसका अपवर्तनांक होगा वो हमारा होगा वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई, आभासी गहराई एपरेंट डेप्थ। इसको दे देंगे n इज इक्वल टू dr अपान dA, बट इस कंडीशन पर लेस देन 1 होता है, यानी कि जो dr होगा हमेशा वो dA से कम होगा इस स्थिति पर, यानी कि dr का मीन्स होता है वास्तविक गहराई और dA का मीन्स होता है आभासी गहराई, आभासी गहराई। तो क्या होगा, इस स्थिति पर जो हमारी वास्तविक गहराई होगी वो हमेशा आभासी गहराई से कम होगी। तो आपकी तीनों स्थितियां हो गई। पहली स्थिति पे हमने बताया आपको कि जब कोई लाइट रे अभिलंबवत पड़ रही हो तो उस स्थिति पर वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दोनों सेम होती हैं, और दूसरी स्थिति पर हमने आपको बताया है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जा रही हो उसका प्रेक्षण विरल माध्यम से किया जाए
तो उस स्थिति पर वास्तविक गहराई हमेशा आभासी गहराई से बड़ी होगी। और तीसरी स्थिति में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही हो और उसका प्रेक्षण सघन माध्यम से किया जाए तो उस स्थिति पर जो आभासी गहराई होगी वो हमेशा वास्तविक गहराई से बड़ी होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? देखो देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारा कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर मान लेते हैं कि ये लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो गई और ये हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारी है आपतित किरण और ये हमारी है अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ये हमारा आई एंगल है, ये हमारा आर एंगल है। तो हमने क्या बताया? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये कंडीशंस, इस कंडीशंस पे मान लेते हैं कि ये कंडीशंस है। तो हमने यहाँ बताया आपको क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस क्रांतिक कोण की हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब उसमें देखो क्या होता है, हम बोलते हैं जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और उसकी क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा अधिक कर दें, क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा अधिक कर दें, तो वो क्या होती है, जो प्रकाश होता है वो हमारा विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, वो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। और यही घटना हमारी कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पे TIR। तो हमने आपको बताया कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो उसके क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा अधिक कर दें, तो वह प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब इसकी कुछ दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त हमारी दो कंडीशंस हैं, यदि ये दोनों कंडीशंस लागू नहीं होंगी तो हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। सबसे पहली शर्त है, जो प्रकाश है वो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये पहली कंडीशन है आपकी। जो प्रकाश हमारा है वो हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जो दूसरी कंडीशन है, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा, क्रांतिक कोण से बड़ा। ये हमारी दोनों कंडीशन जब तक लागू नहीं होंगी तब तक हमारा
पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये दोनों ही कंडीशंस आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये दोनों TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रांतिक कोण, और जो अभी हमने आपको तीनों पॉइंट बताए थे, ये आपके एयरफोर्स और नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में ये आपके क्वेश्चन बहुत अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से आप लोग पढ़ें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताते भी रहें, ताकि यदि कोई कन्फ्यूजन है तो उसको हम दूर कर सकें। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद मान लेते हैं कि कुछ नोट पॉइंट हैं। नोट पॉइंट एक फार्मूला है, जैसा कि आपको बताया गया होगा, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध ये हमारा होता है n बराबर 1/sin c, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि sin c बराबर 1/n। यदि हम इससे c का मान निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा sin इनवर्स 1/n। अब यहाँ पर n क्या है? n हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n जो हमारा है वो हमारा अपवर्तनांक है, और जो c हमारा है वो हमारा क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है। इसी पर बेस एक थ्योरम आती है जिसे बोलते हैं हम लोग कॉची थ्योरम। वो कॉची थ्योरम क्या होती है, उससे भी हम लोग कॉची थ्योरम यानी कि कॉची प्रमेय, कहीं कहीं कॉची भी लिखा होता है इंग्लिश पे, वो लिखा होता है कॉची ऐसे करके, कॉची थ्योरम। उससे भी हम लोग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, तो वो होती है n बराबर a प्लस का b/λ² प्लस का c/λ⁴ प्लस d/λ⁶ प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर जो ABC हमारे n तो होता है हमारा अपवर्तनांक, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और यहाँ पर लैम्डा जो हमारा होता है तरंगदैर्घ्य होती है यानी कि वेवलेंथ होती है, और जो ABCD ये जो हमारे वेरिएबल सभी आते हैं ये हमारे होते हैं अभिलाक्षणिक कांस्टेंट, अभिलाक्षणिक नियतांक, अभिलाक्षणिक नियतांक होते हैं। यही प्रमेय कहलाती है कॉची की प्रमेय यानी कि कॉची थ्योरम। अब ये हमारा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध हो गया n बराबर 1/sin c। इसी भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आपको यहाँ पर एक वैल्यू दे देगा, आपसे एक वैल्यू पूछेगा। आपको हो सकता है क्रांतिक कोण दे, मान लेते हैं कि बोल दिया कि क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री है और अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम लोग जब 45 डिग्री रख देंगे, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया है कि क्रांतिक कोण आपको दिया जाता है, जो c का वैल्यू है वो दे दिया 45 डिग्री, और आपसे n का वैल्यू पूछेगा तो हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, n बराबर 1/sin c के अकॉर्डिंग, और c के स्थान पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे 45 डिग्री, और sin 45 क्या होता है 1/√2, तो ऊपर चला जाएगा तो n बराबर √2 आ जाएगा, यानी कि 1.414, यानी कि उसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारा 1.414 होगा। इसके बाद अभी हमने आपको बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी शर्तें आपको बताएं, उसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, यानी कि कुछ घटनाएं भी हैं, जैसे कि हीरे का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, प्रकाशिक तंतु। ये सभी घटनाएं जो TIR पर आधारित हैं, ये आपकी घटनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये घटनाएं आपके TIR के केस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि जो TIR है उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, या कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ TIR, या इसे कह सकते हैं हम लोग कि उसके TIR के उपयोग, यूजेज आप ये कह सकते हैं कि यूजेज ऑफ TIR। तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं मुख्यतः पूछी जाती हैं आपके पेपर में? हीरे का चमकना, इसके बाद प्रकाशिक तंतु, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना,
इसके बाद मरीचिका, मिरेज, मरीचिका इत्यादि। ये इतनी घटनाएं अक्सर आपसे पूछी जाती हैं TIR के यूजेज में। तो हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु और कांच में पड़ी दरारों का चमकना और मरीचिका। इसके बाद देखो जो हीरे का हमारा क्रांति कोण होता है, ये भी नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हीरे का जो क्रांति कोण होता है, क्रांति कोण, वो हमारा होता है 24 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है। और जो हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक वो हमारा होता है 12/5। ये आपके जितने भी आज के पॉइंट हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और यदि कोई चीज़ आपको समझ में ना आए या किसी भी माध्यम से और कुछ पूछना चाहे तो आप अपने कमेंट सेक्शन पर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।